हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लाए हैं मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूँ, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट ये चैप्टर कंबाइनली अलजेब्रा का ही पार्ट है। और ये चैप्टर कंबाइनली करीब 8 मार्क्स वेटेज रखता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो ज्यादा मार्क्स के हैं वो डिटर्मिनेंट्स में से आते हैं, पर डिटर्मिनेंट को समझने के लिए मैट्रिसेस क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैट्रिसेस आपने मेरे पिछले वीडियो में पढ़ रखा है, तो मैट्रिसेस के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। काफ़ी सारी टर्म्स और चीज़ें उसकी यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, तो डिटर्मिनेंट आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट चैप्टर नंबर 4। ये वॉल्यूम 1 का चैप्टर नंबर 4 है। तो सबसे पहले यदि हम डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन एकदम सिंपल है। मैं बोल रहा हूँ, आप चाहें तो इसे पॉज करके आप बाद में नोट कर लीजिएगा। Determinant is a real number associated to every matrix, every square matrix। हर स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड एक रियल नंबर होता है, उसे हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखी हुई है, मैट्रिक्स ए, दैट इज 2 4 3 7, ये उसके एलिमेंट्स हैं। तो इस मैट्रिक्स से एसोसिएटेड जो रियल नंबर होगा उसे हम कहेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो उस डिटर्मिनेंट ऑफ ए को लिखने का जो तरीका है वो इस तरह से लिखा जाता है, या फिर आप उसे इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर आप उसे इस तरह से लिख सकते हैं। ये तीनों तरीके आपको बुक्स के अंदर देखने को मिलेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या इस तरह का डेल्टा साइन बनाकर ए लिखते हैं, या फिर मॉड्यूलस साइन बनाकर ए लिखते हैं। जब आप मॉड्यूलस साइन ऑफ ए लिखते हो, जनरली हम ये वाला यूज करेंगे। तो ये जो मैट्रिसेस है, जब इसके लिए डिटर्मिनेंट के लिए लिखा जाता है तो हम इसको फिर इस तरह से लिखते हैं। देख सकते हैं मैट्रिसेस में बड़े स्क्वायर ब्रैकेट टाइप लगते हैं, जबकि यहाँ पे सिर्फ बार लगना है। तो ये जो रियल नंबर जो हम फाइंड कर रहे हैं, जैसे मैंने डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट बताई कि डिटर्मिनेंट इज द रियल नंबर एसोसिएटेड टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, उसे हम फाइंड कैसे करेंगे? तो उसे फाइंड करने का सिंपल तरीका होता है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों टर्म का और फिर इन दोनों टर्म का, सॉरी 3 और 4 का, और फिर इन्हें हम माइनस कर देते हैं। मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो आएगा 2 × 7 माइनस 3 × 4, जो कि हो जाएगा 14 माइनस 12, जो कि फाइनली हो जाएगा 2। तो ये जो 2 आई, 2 ये जो वैल्यू है, दिस इज अ रियल नंबर, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का ये डिटर्मिनेंट है, एंड दिस इज अ रियल नंबर व्हिच इज एसोसिएटेड टू मैट्रिक्स ए। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है, डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है। फर्स्ट एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस आपको डील करना है वो है एक्सपांशन ऑफ डिटर्मिनेंट या इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। मतलब आपको एक डिटर्मिनेंट दिया रहेगा, आपको उसे इवैल्यूएट करना है। जैसा मैंने बताया, हम यहाँ पर सारे स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो पहला केस में ले रहा हूं 2/2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट। ठीक है, यहाँ मैट्रिक्स जो है वो 2/2 ऑर्डर की है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो इस तरह से ए बी सी डी हम ले लेते हैं। और इसका जो एक्सपांशन आएगा, मतलब यदि हम इसके लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, तो क्योंकि मैं डिटर्मिनेंट लिख रहा हूं तो यहाँ मुझे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाना चाहिए, ये स्क्वायर ब्रैकेट मैंने अब हटा लिया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाता है हमारा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाता है a × d माइनस b × c। इस तरह से आप उसको इस साइन से याद रखेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, a × d माइनस c × b। आप देख सकते हैं 2/2 का मैंने कैलकुलेट इसी तरह से करा है, 2 × 7 माइनस 3 × 4, और सॉल्व करके जो रिजल्ट मिलता है दैट इज डिटर्मिनेंट या वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, या हम कहते हैं एक्सपांशन ऑफ डिटर्मिनेंट। इसी तरह से 2/2 का एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको लेके बता सकता हूं। मान लीजिए मैंने 2/2 का एक एग्जांपल लिया जिसमें मैट्रिक्स मेरे पास है cos थीटा माइनस sin थीटा, sin थीटा cos थीटा, और क्वेश्चन है टू इवैल्यूएट इस मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो हमने डिटर्मिनेंट लिखा, जब हम इसे डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, दिस इनटू दिस। जब आप दिस इनटू दिस करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलने वाला है, cos स्क्वायर थीटा, और दिस इनटू दिस दैट इज माइनस sin स्क्वायर थीटा, और माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा 1। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो मैट्रिक्स मुझे ए बी दी थी उसका डिटर्मिनेंट मैंने फाइंड करा, और डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है 1। ठीक है, यहाँ पर एक चीज बहुत क्लियर रखना, ये मैट्रिक्स है, और जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो हम डिटर्मिनेंट का साइन लगाते हैं। जब भी आप डिटर्मिनेंट लगा रहे हो, मान लीजिए मैं इसे शुरू से डिटर्मिनेंट लेके चलूं तो ये इस तरह से हो सकता है, अदरवाइज वो मैट्रिक्स रहेगा। और जब मैंने इसे डिटर्मिनेंट लिख दिया तो फिर मैं उसे इस तरह से लिखूंगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको 2/2 का डिटर्मिनेंट बता दिया। अब हम देख लेते हैं
3/3 का डिटरमिनेंट हम किस तरह से एक्सपांड करेंगे, तो यहाँ पर एक जनरल फॉर्मूला मैंने लिख रखा है, एक जनरल डिटरमिनेंट मैंने ले लिया जिसके एलिमेंट मैंने ए बी सी डी एफ जी एच आई ले रखे हैं। जब भी हम डिटरमिनेंट को एक्सपांड करेंगे तो हमें डिसाइड करना होता है कि हम किस रो के रिस्पेक्ट में डिटरमिनेंट को एक्सपांड करना चाहते हैं। एक्चुअली इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में हम इसे एक्सपांड कर सकते हैं और डिटरमिनेंट का आंसर जो है वो सेम आता है। हमारी कोशिश होना चाहिए हम उस रो या उस कॉलम के रिस्पेक्ट में डिटरमिनेंट को एक्सपांड करें जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस है। उसका रीजन ये है कि जीरोस होने के कारण कैलकुलेशन आसान हो जाती है। फिलहाल मैं इसको फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपांड कर रहा हूं, आप किसी भी रो के रिस्पेक्ट में एक्सपांड कर सकते हैं। फर्स्ट रो के एलिमेंट है ए बी सी, तो फर्स्ट रो का एक्सपांशन मतलब किस तरह से होता है, सबसे पहले मैं एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट लिख लेता हूं ए। अब जब मैंने एलिमेंट ये लिख लिया तो मैं क्या करूंगा, इस रो और इस कॉलम जिसमें ये एलिमेंट बिलोंग करता है उसे मैं डिलीट कर दूंगा और बचा हुआ डिटरमिनेंट ले लूंगा, दैट इज ई एफ एच आई, ये लिख लिया। अगला वाला आएगा माइनस बी, नेगेटिव बी, नेगेटिव लेना है अब हमको। अल्टरनेट साइन चलते हैं इसमें, मैं अभी बता दूंगा अल्टरनेट साइन किस तरह से लेना है। ये माइनस बी आएगा। जब आप माइनस बी लेते हैं तो अब ये रो ये कॉलम डिलीट करेंगे तो बचेगा डी एफ जी आई, डी एफ जी आई डिटरमिनेंट ले लिया। फिर मैंने एलिमेंट लिया सी, अब की बार में प्लस साइन लिया। जब एलिमेंट सी लिया तो मैं ये रो और ये कॉलम डिलीट कर दूंगा तो बचेगा डी ई जी एच, आप देख सकते हैं डी ई जी एच। इसके बाद अब हमारे पास 2/2 के ही डिटरमिनेंट्स हैं जिन्हें हम एक्सपांड वैसे ही करेंगे जैसे हमने 2/2 का करा था। तो e इंटू आई माइनस h इंटू एफ माइनस बी, d इंटू आई माइनस जी एफ प्लस सी डी एच माइनस जी, ठीक है। तो मैं साइन के बारे में आपको बताना चाह रहा था, जब आप 3/3 का लेते हैं तो पहला एलिमेंट पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, मतलब अल्टरनेट प्लस माइनस साइन चलते हैं। आप इस तरह से ध्यान रखें, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। यदि आप सेकंड रो लेते, यदि आप सेकंड रो से एक्सपांड करते तो पहला एलिमेंट माइनस, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा नेगेटिव लेते। यदि पहले कॉलम के रिस्पेक्ट में करते तो पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव लेते, ठीक है। फिलहाल मैंने फर्स्ट रो से करा है और एक एग्जांपल मैं आपके लिए लाया हूं, ये भी हम फर्स्ट रो से ही करेंगे। तो मैं 7 3 1 से मैं इसे कर रहा हूं, तो 7 लिख लिया मैंने। अब बचा हुआ डिटरमिनेंट है 5 4 3 4, यहां मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा। 5 into 4 20 माइनस 3 into 4 12। फिर अगला वाला नेगेटिव लेना है मुझे, तो -3 में मैं ये रो ये कॉलम डिलीट कर दूंगा। तो 2 into 4 8 माइनस -1 into 4 दैट इज -4, तो यहां पर हो जाएगा ये +4। फिर तीसरा एलिमेंट मेरा 1 आएगा, 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है, नहीं लिखे चलेगा। 2 into 3 6 माइनस प्लस 5, ये हो जाएगा 6 + 5, ठीक है। अब हम इसे सिंपली जैसे अलजेब्रा में सॉल्व करते कर लेंगे। 12 - 20 - 12 ये 8 हो जाएगा, जो कि बाद में 56। यहाँ पर 8 4 12 - 3 -3 into 12 that is -36, और यहाँ पर आ जाएगा +11। इसे फाइनली आप सॉल्व करेंगे। 56 - 36 20 - 20 + 11 30, ये फाइनल आंसर आ गया। दिस इज द इवैल्यूएशन ऑफ दिस डिटरमिनेंट। इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को मैंने फाइंड करा है। ये गलती आप ना करें, डिटरमिनेंट ऑफ बी जब भी लिखेंगे तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाना है, हमें बार यूज करना है, ठीक है। फाइनली जो रिजल्ट आया वो हमें मिला डिटरमिनेंट ऑफ बी दैट इज 31। तो इस तरह से आप एक्सपांशन के क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप किसी डिटरमिनेंट को जिस भी रो या जिस भी कॉलम से एक्सपांड करना चाहें उसे कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। बच्चों इस चैप्टर का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, बिकॉज हाई वेटेज के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे 4 मार्क या इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो इन प्रॉपर्टी पर बेस्ड ही होते हैं। कई सारे प्रूविंग क्वेश्चंस हैं जो हम आगे भी करने वाले हैं, पर उनके लिए जरूरी है डिटरमिनेंट की हम सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से लर्न करें। तो एक एक करके मैं सारी प्रॉपर्टीज आपको विद एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से इन्हें आप नोट भी करें और इसको याद भी करें, क्योंकि जब तक प्रॉपर्टीज में आप परफेक्ट नहीं होंगे तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। कहने का मतलब ये हुआ किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहती है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आता इफ यू चेंज ऑल द रोज इनटू ऑल द कॉलम्स। ये ऑपरेशन बिल्कुल वैसे ही जैसे मैट्रिक्स में आप ट्रांसपोज करते हैं।
यहाँ पर आप एक एग्जांपल मेरे सामने आपके सामने लिखा हुआ आप देख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैंने लिखा हुआ है जो आपके सामने लिखा है। इसे मैंने जब कैलकुलेट करा, इसे इवेल्युएट करा तो इसकी वैल्यू आ रही है -28। ठीक है, आप बोर्ड पे से क्वेश्चन के सॉल्यूशंस कॉपी ना करें, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। जो भी सॉल्यूशन वर्क है वो आप खुद करके देखें। ठीक है, मेरे सॉल्यूशन को आप कॉपी नहीं करेंगे, आपको कॉपी करना है सिर्फ ये प्रॉपर्टी, बाकी जो भी मैं सॉल्व करने को बोल रहा हूँ वो आप खुद करके देखें। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है इसको जब मैंने सॉल्व करा तो ये रिजल्ट आ रहा है -28। अब मैं क्या करता हूँ, ऑन चेंजिंग रोज टू कॉलम्स, अब मैं इस डिटरमिनेंट के सारे रोज को कॉलम्स में बदल देता हूँ। जैसे पहली रो थी 2 - 3 5, इसको मैंने पहला कॉलम बना दिया। दूसरी रो थी 6 0 4, इसे मैंने दूसरा कॉलम बना दिया। तीसरी रो 1 5 - 7, इसे मैंने तीसरा कॉलम बना दिया। मतलब सारी रोज को मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। और जब मैं फिर इसे इवैल्यूएट करता हूँ, जो मैंने डिटेल में यहाँ नहीं करा है, स्पेस और टाइम दोनों बचाने के लिए, आप इसे करके जरूर देखें तो आपको पता पड़ेगा कि इसको सॉल्व करने पर भी आंसर -28 ही आ रहा है। मतलब रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करने पर डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। कई बार हमें ऐसा करना पड़ेगा, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम। अब देख सकते हैं आप लोग सेकंड प्रॉपर्टी, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज द साइन ऑफ द डिटरमिनेंट विल चेंज। अब ये प्रॉपर्टी उससे डिफरेंट है, याद रखना। वहां मैंने सारी रोज को कॉलम में बदला था, अब मैं बात कर रहा हूं दो रोज आपस में इंटरचेंज कर दी जाए या दो कॉलम्स आपस में इंटरचेंज कर दिए जाए तो डिटरमिनेंट का सिर्फ साइन बदलता है, न्यूमेरल वैल्यू सेम रहती है बट साइन अपोजिट हो जाता है। जैसे मैंने फिर से सेम एग्जांपल ले लिया, वही डिटरमिनेंट जिसकी वैल्यू मुझे पता है -28, पर मैं क्या कर रहा हूं, उसमें एक ऑपरेशन लगा रहा हूं R1 to R2, मतलब रो फर्स्ट को रो सेकंड से मैंने आपस में इंटरचेंज कर दिया। आप देख सकते हैं 6 0 4 ये फर्स्ट नंबर पर आ गया, 2 - 3 5 सेकंड नंबर पर आ गया, थर्ड रो एज इट इज रही क्योंकि मैंने ऑपरेशन R1 R2 में लगाया। तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने ये करा और जब मैंने इस डिटरमिनेंट को एक्सपांड करा, आप करके देखें, इसे पेन पेपर पे सॉल्व करें तो आप नोटिस करेंगे कि न्यूमेरल वैल्यू सेम आ रही है बट साइन अब चेंज हो गया। पहले नेगेटिव था पॉजिटिव, मान लो पहले पॉजिटिव होता तो बाद में नेगेटिव हो जाता। तो कहने का मतलब ये है कि यदि दो रोज और दो कॉलम्स को आप आपस में इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट का साइन जो है वो बदल जाता है। हाँ, तो अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल या प्रोपोर्शनेट, इफ एनी टू रोज ऑफ और कॉलम्स ऑफ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनेट और all elements of a column or row are 0, then the value of determinant is also 0। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से समझ लें आप इसको। सीधा सीधा मतलब इसका ये निकल रहा है कि कोई आपके पास डिटरमिनेंट है जिसकी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल है। आप देख सकते हैं जैसे मेरे पास एक डिटरमिनेंट है जिसमें 2 3 5 1 6 9 2 3 5, मतलब ये दो कॉलम आइडेंटिकल। तो आप इसे बिना कैलकुलेट करे, आप चाहे कैलकुलेट करके चेक करना तो कर सकते हैं, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 0। आप चाहे तो आप एक बार सॉल्व करके देख लेना, बट इन सॉल्विंग क्वेश्चंस आप ये प्रॉपर्टी को डायरेक्ट यूज करके इसकी वैल्यू 0 लिख सकते हैं। तो पहली चीज क्या बताती है कि यदि किसी डिटरमिनेंट की दो रोज या दो कॉलम, कुछ भी हो सकता है, उसके यदि सभी एलिमेंट सेम हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। प्रोपोर्शनेट हो तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। जैसे आप देख सकते हैं 1 2 3 2 4 6 3 9 8, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों जो कॉलम्स हैं ये प्रोपोर्शनेट है, 1:2 का रेशो है, तो इसकी भी वैल्यू जब आप निकालोगे तो कितनी आएगी, 0। यहाँ पर मैंने दोनों एग्जांपल में कॉलम ही लिया है, ऐसा जरूरी नहीं कि कॉलम हो, ये रो के लिए भी एप्लीकेबल है। आप चाहें तो रो के लिए भी सेम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल है जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ऑल द एलिमेंट ऑफ ए कॉलम और रो आर 0। तो आप यहाँ देखिए ये जो मैंने लिखा हुआ है इसकी ये रो के सभी एलिमेंट 0, तो आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं दैट इट्स वैल्यू इज 0। ये तीन कंडीशंस आपको प्रॉपर्टी नंबर 3 के लिए याद रखना है। यदि सभी एलिमेंट्स आइडेंटिकल हो, एक दो रो या दो कॉलम के सभी एलिमेंट या तो आइडेंटिकल हो तब वैल्यू 0 होगी, प्रोपोर्शनेट हो तब वैल्यू 0 होगी, या एक ही रो या एक ही कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हो तब भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 ही होती है। ठीक है, ये थी प्रॉपर्टी नंबर 3। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 पर। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बताता है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय k, किसी डिटरमिनेंट के एक रो के सभी एलिमेंट या एक कॉलम के सभी एलिमेंट को यदि हम k से मल्टीप्लाई करें देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आल्सो मल्टीप्लाइड बाय k, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी k से मल्टीप्लाई हो जाती है। फॉर एग्जांपल
कोई भी डिटरमिनेंट है, मान लीजिए आपके पास एक डिटरमिनेंट है जिसकी वैल्यू आई 3, जैसे मैंने इससे एग्जांपल ले लिया। अब मान लीजिए आप उसकी एक रो के सभी एलिमेंट, मान लीजिए वो इस तरह से था, आप क्या करते हैं, इस वाली रो में, सिर्फ इस वाली रो में मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देते हैं, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगी और इसका आंसर आएगा 6। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को इस तरह से भी याद रखना है कि 2 से सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करा, तो इस रो को मल्टीप्लाई करने से मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगी, इस रो को भी आपने मल्टीप्लाई करा और इसको भी मल्टीप्लाई करा, तो टोटल रो मल्टीप्लाई हो जाएगी काय से, बाय 2 क्यूब, मतलब इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी 2 raised to the power 3 into 3 that is 24। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टी कई बार कॉमन लेने के काम भी आती है, जैसे अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसे कोई वैल्यू आप उसमें से कॉमन भी निकाल सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर एक अच्छा एग्जांपल दिया, आप इसे ध्यान से देखें, यहाँ पर हमको एक डिटरमिनेंट लिखा है, इसे इवैल्यूएट करना है। इनिशियली आपको लगता है कि इतने बड़े बड़े नंबर इसे हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे, कैलकुलेशन बहुत कठिन हो जाएगी, पर आप ध्यान से देखें तो ये बहुत आसानी से सॉल्व होने वाला है। मैं आपको करके बताता हूँ, आप देखिए, यदि इन तीनों नंबर्स को देखो तो इन तीनों में एक फैक्टर 6 कॉमन है। यहाँ ये भी 17 6 102, 3 6 18 एंड 6 6 36, तो हम यहाँ से एक 6 कॉमन निकाल सकते हैं। जब मैं यहाँ से 6 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ बचा रह जाएगा 17, यहाँ बचा रह जाएगा 3 और यहाँ बचा रह जाएगा 6, बाकी ये 1 3 4 और लास्ट वाली रो है 17 3 6। ठीक है, अब इस डिटरमिनेंट को हमें इवैल्यूएट करना है, तो आप देख सकते हैं इसमें हम ये प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, दोनों रोज सेम है, ये वाली प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0, 6 into 0, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 0। तो इस तरह से आप डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने में प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी नंबर को आप चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 5 आप देख सकते हैं, इसको मैंने लिखा नहीं है बोर्ड पे, आप बुक में से रेफर कर लें। प्रॉपर्टी नंबर 5 एंड प्रॉपर्टी नंबर 6 दोनों के स्टेटमेंट बड़े थे, तो मैंने लिखा नहीं। आप इसमें यहाँ पे देखेंगे, कोई भी एक डिटरमिनेंट है जिसके किसी एक रो के एलिमेंट्स या कॉलम के एलिमेंट किसी दो टर्म के एडिशन के फॉर्म में दे रखे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहली रो के एलिमेंट एडिशन के फॉर्म में दिए हुए हैं, a + x b + y c + z। ठीक है, तो दिस डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स, और सम ऑफ टू डिटरमिनेंट जो आप ले रहे हैं वो किस तरह से होंगे, पहले डिटरमिनेंट में पहला एलिमेंट आ जाएगा दैट इज abc, और दूसरे डिटरमिनेंट में दूसरे एलिमेंट्स आ जाएंगे दैट आर x y एंड z। बाकी ये दोनों रो सेम आएंगे, d e f g h i, d e f g h i, ये दोनों में सेम है। आप देख सकते हैं कि जिस टर्म के ये एडिशन थे उन टर्म्स को मैंने दो डिटरमिनेंट में सेपरेट कर दिया, पहले डिटरमिनेंट में पहली टर्म ले ली, दूसरे डिटरमिनेंट में दूसरी टर्म, बाकी सेकंड एंड थर्ड रो आइडेंटिकल है, सेम। तो किसी डिटरमिनेंट को आप दो डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। ये बताती है प्रॉपर्टी नंबर 5। ना प्रॉपर्टी नंबर 6 बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने मैट्रिक्स के ऑपरेशन सीखे थे। तो मैट्रिक्स के ऑपरेशन में आपने इस तरह के ऑपरेशंस करे थे, ri to ri plus krj या ci to ci plus kck। जब आप ये ऑपरेशन किसी डिटरमिनेंट में लगाते हैं तो उसकी वैल्यू अनचेंज रहती है, मतलब उसकी वैल्यू वही आती है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल के लिए डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, इसमें मैं एक ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं r1 to r1 plus kr3। जब हम ये ऑपरेशन लगाएंगे r1 to r1 plus kr3 तो हमारे नया डिटरमिनेंट बनेगा a1 plus kc1, a2 plus kc2, a3 plus kc3, और बाकी दोनों रोज एज इट इज आ जाएंगी b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो आप देखेंगे कि ऑपरेशन लगने के बाद भी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू वही रहती है जो पहले थी। मान लीजिए इसकी पहले वैल्यू डेल्टा थी, तो अभी भी इसकी वैल्यू डेल्टा ही आएगी। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे ऑपरेशंस आप लगाकर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो हमको पढ़ना है वो है इन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड कई सारे प्रूविंग क्वेश्चन जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर रहे हैं। आप इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से लर्न कर लीजिए और नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे आपको इसका नया वीडियो मिल जाएगा, नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। इस नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड में कई सारी प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करूंगा। थैंक यू वेरी मच।